जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं पहले तेजस को लेकर आई एक अपडेट से। तेजस को लेकर आप सब अक्सर सुनते आए हैं कि नाइजीरिया और बोत्सवाना जैसे दो देश हैं, ये इनको खरीदना चाहते हैं। और बाकायदा रिपोर्ट्स में आपने ये भी सुना कि कैसे उनकी टीम के द्वारा इनका इंस्पेक्शन किया गया और नाइजीरियन पायलट्स को ये एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका भी मिलने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो भारतीय वायुसेना और एचएएल के लिहाज से अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट को अच्छी भी मानते हैं, कुछ बुरी भी। आइए जानते हैं बुरा मामला क्या है। दरअसल हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नाइजीरिया या बोत्सवाना इनमें से कोई एक तेजस को लेकर के पहला कस्टमर बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाइजीरिया और बोत्सवाना दोनों ने जो नेगोशिएशन है भारत के साथ तेजस को लेकर के, उनको इस समय हॉल्ट कर दिया है, यानी रोक दिया है। अब इसके पीछे के कारण तो उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन ये एचएएल के उस प्लान को एक बड़ा धक्का है जिसके अंतर्गत एचएएल अपने एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता था। नाइजीरिया का इंटरेस्ट तेजस पे काफी लंबे समय से था, क्योंकि वो अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं और उन्हें एक ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश थी जो कि नाइजीरियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ आता हो और काउंटर इंसर्जेंसी या दूसरे ऑपरेशंस में उसका रोल काफी प्रमुख हो। और इसके लिए वो तेजस को एक परफेक्ट कंटेंडर मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जैसे कि इंसर्जेंसी हो गया या पायरेसी हो गया, उसको रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि नाइजीरिया फिलहाल एक्विजिशन की जो प्रोसीडिंग है उसके अगेंस्ट है। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस सामने आए हैं कि नाइजीरिया के अंदर जो आंतरिक हालात है उनके चलते डिसीजन मेकिंग में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सेम केस बोत्सवाना के साथ हमें देखने को मिला। बोत्सवाना जो कि अपने पुराने हो रहे CF-5A और CF-5D जेट्स को रिप्लेस करना चाहता है, वो भी तेजस की तरफ देख रहा था, लेकिन वो अब तेजस के साथ साथ ग्रेपेन और FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी कंसीडर करेगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनके लिए सही होगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके दो बड़े कह सकते हैं रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स की पहले बात करें, उससे पहले हम नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव इस तरह से कि मलेशिया के बाद से हमें एक के बाद एक जो सेटबैक है वो देखने को मिले हैं, और तेजस एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने के बाद भी अभी तक जो एक्सपोर्ट कस्टमर है उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। इसमें भारत की भी कुछ कमी है। भारत के द्वारा भी जो मार्केटिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ी गई थी, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट अभी तक किसी को डिलीवर नहीं किया जा सका। दूसरी कमी ये है कि जो पोटेंशियल बायर है वो जब भी एयरक्राफ्ट देखते हैं तो उससे पहले उसका रिकॉर्ड देखते हैं कि जो होस्ट एयरफोर्स है उसमें ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी कोई पोटेंशियल बायर तेजस की तरफ देखता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि खुद भारतीय वायुसेना को अभी Mark 1A नहीं मिले हैं, तो ऐसे में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो क्या गारंटी है कि ये हमें सही समय पर मिलेंगे और जो टाइमलाइन निर्धारित करी गई है एचएएल उस पर बनी रहेगी। क्योंकि एचएएल की लेट लतीफ़ी कहीं ना कहीं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको खराब करती नजर आ रही है। अब पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हैं कि पहले हमें भारतीय वायुसेना पर ध्यान देना चाहिए और हमें एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक कि हमारे खुद की वायुसेना की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है एक्सपोर्ट आप तब करेंगे जब आपके पास उचित संख्या में इंजन होंगे या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऑपरेशनल होगा। लेकिन जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, प्राथमिकता सबसे बड़ी हमारी ये होनी चाहिए कि पहले जब तक भारतीय वायुसेना के ऑर्डर पूरे नहीं हो जाते, इस प्रोग्राम में बाहर कोई भी चीज़ हमको नहीं सोचनी चाहिए और ना ही हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। और वो अपना ध्यान जो हमने इंडिजिनस प्रोग्राम को पूरा करने में लगा सकते थे, वो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं बट जाएगा। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जब आपकी खुद की वायुसेना के पास बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट होंगे और आपका प्रोडक्शन रेट हाई होगा, तो आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटेंशियल बायर खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और एयरक्राफ्ट को खरीदने की इच्छा व्यक्त करेंगे। एक तरफ जहां रशिया अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव है और भारत को एक के बाद एक स्टेल्थ फाइटर्स का जो ऑफर है वो देता नजर आया है, तो अब रशिया का ध्यान रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले जो MTA है, यानी मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है, इस पर आके टिक गया है। और रशिया एक नए प्रपोजल के साथ सामने आ रहा है, जहां पर वो अपने लंबे समय से स्टॉल हुए ज्वाइंट वेंचर को फिर से एक नया जीवन देना चाहता है। और इस अप्रोच के अंतर्गत रशिया ये चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर के जो मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, यानी MTA प्रोजेक्ट है, इसको रिकंसिडर करे, रिज्यूम करे, ताकि जो एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं इनका निर्माण किया जा सके।
ये प्रपोजल ऐसे समय पर आ रहा है जब इंडियन एरोस्पेस जायंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले ही रशियन प्रोग्राम से खुद को विथड्रॉ कर चुकी है, क्योंकि इंजन स्पेसिफिकेशन और दूसरी चीज़ों को लेकर आम सहमति दोनों देशों के बीच में नहीं बनी थी, जिसके बाद में भारत ने खुद को बाहर करना ही ठीक समझा और उसके बाद से ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला गया था। अब जो रशिया और इंडिया के बीच में एमटीए था, यानी मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, इसको लेकर जो इंटेंशन था वो ये था कि एक जॉइंट कोलैबोरेशन फॉर्म किया जाएगा रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में, जिसका उद्देश्य होगा कि एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो पुरानी हो रही फ्लीट है, इसको एक एडवांस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाना। और इस प्रोजेक्ट के पीछे में एक कारण ये भी था कि इनिशियली ये माना गया था 2007 में जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तो तकरीबन 45 एयरक्राफ्ट भारत को खरीदने थे और रशिया भी तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट के आसपास खरीदने वाला था। लेकिन प्रोग्राम चलने के बाद से ही जो मनमुटाव है इंजन स्पेसिफिकेशन को लेकर, वो बढ़ता चला गया और हालत ये हुई कि 2016 में इस जॉइंट वेंचर को एक बड़ा झटका तब लगता है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद को इस प्रोग्राम से बाहर करने का डिसाइड करती है, क्योंकि जो इंजन सिलेक्शन हो रहे थे इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन नहीं था HAL को, और खासकर यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के भी कुछ दिक्कतें थी, जिसके चलते HAL और रशिया के बीच में जो मनमुटाव था वो बढ़ता चला गया। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम मौजूदा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर 60 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है एमटीए प्रोग्राम के अंतर्गत। और मौजूदा कंपटीशन की बात करें तो इसमें लॉकहीड मार्टिन का C-130 जेट सुपर हरक्यूलिस, एम्ब्रेयर का C-399 मिलेनियम और एयरबस का A400M एटलस शामिल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने एक चीज़ स्पष्ट कर दी है कि हम उन्हीं प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे जो कि जोरावर लाइट टैंक को एयरलिफ्ट करने में सक्षम होंगे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस क्रम से जो C-130 जेट सुपर हरक्यूलिस है, ये हमें बाहर होता नजर आ रहा है और जो मुख्य कंपटीशन बचा वो C-390 मिलेनियम और A400M एटलस पर ही बचा है। हालांकि रशिया अब इस बार जो ऑफर कर रहा है इसमें एक एडवांस इंजन को ऑफर कर रहा है, जो कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी फेडैक के साथ देखने को मिलेगा, जो कि पुराने समय में जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और रशिया के बीच में, उसमें एक प्रमुख रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखना ये है कि भारत की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। इसके पहले व्लादिमीर पुतिन का जब दौरा होगा भारत का, तो रशिया अपने Su-57 फैलन और दूसरे प्रोग्राम को लेकर डिटेल्ड प्रपोजल भारत के सामने रखेगा, क्योंकि रशिया ये क्लेम करता है कि Su-57 राफेल से कम कीमत में भारत को ऑफर किए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तानी ऑफिशियल अब्दुल बासित का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि आने वाले 6 से 7 वर्षों में पाकिस्तानी वायुसेना J-35 के आने के बाद भारतीय वायुसेना से सुपीरियर हो जाएगी। तो डिफेंस एनालिस्ट भी यही मानते हैं कि हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी हो पहले हमें वही निर्णय लेने चाहिए। अगर हमें लगता है कि वाकई एमका को आने में देर है तो फिर हम रशियन ऑफर को कंसीडर कर सकते हैं, भले लिमिटेड नंबर्स में हम एयरक्राफ्ट को खरीदें, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो देखना यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मौजूदा रशियन ऑफर और जो एयरक्राफ्ट का ऑफर है इसको लेकर क्या निर्णय लेती है और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या निर्णय लेता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।